खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स स्पेशल। मैं हूं शहजाद रज़ा। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत कायम हो गई है। एक मरहला ख़त्म हुआ, लेकिन एक बड़ा इम्तिहान तालिबान का शुरू हो चुका है कि अफगानिस्तान को किस तरीके से उन्होंने चलाना है। दुनिया में जो उनके माजी में उनके बारे में एक राय कायम हुई है उनके अपने एक्शंस की वजह से, उसको कैसे तब्दील करना है। और मुख्तलिफ ममालिक से, दुनिया भर के ममालिक से जो अभी तक रद्द अमल आ रहा है वो मिला जुला है। मिसाल के तौर पर यूरोपियन यूनियन की आज जो एक नशस्त हुई उसमें उन्होंने कहा कि तालिबान की जो हुकूमत है ये ऑल इंक्लूसिव नहीं है और हमारे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तालिबान इसी किस्म की हुकूमत साजी करेंगे। जर्मनी के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने भी इसी किस्म की बात की कि उनको बहुत थोड़ी उम्मीद है इस हुकूमत के कामयाबी से चलने की। चीन ने कहा कि हम इस पर बहुत अहम है कि जो तालिबान की हुकूमत ये कायम हुई है अफगानिस्तान की रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से एक पॉजिटिव वाइब्स चाइना की तरफ से तालिबान के हवाले से मौसूल हुई। जापान इस पर इंतज़ार कर रहा है। तुर्की, कतर कहते हैं कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान ने जो हमसाया ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं उनका एक वर्चुअल इजलास भी बुलाया जिसमें इसी मौजू पर बात की और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उस इजलास से ख़िताब करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं होना चाहिए, वहाँ पर इकनॉमिक क्राइसिस नहीं होना चाहिए। तालिबान ने वहाँ पर हुकूमत कायम की है और बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो जबकि एक पायदार और अमन आए, इस्तेहकाम आए अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान ने जो अपनी हुकूमत साजी की और जो वहाँ पर लोग नामज़द किए हैं प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उनके वज़ीर दाखिला, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी आयद की है, कुछ जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस की टेरर वॉच लिस्ट पर हैं। तो बड़ा एक मुश्किल मरहला है अमेरिका समेत ऐसे बड़े अहम ममालिक को कन्विंस करना तालिबान के लिए इस स्टेज पे। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि तालिबान ने जैसे स्वीप किया अफगानिस्तान में, उसके बाद तालिबान को चैलेंज करने वाला इस वक्त अफगानिस्तान में कोई नज़र नहीं आता। और आज की जो नशस्त थी वज़ीर ख़ारजा की, उसका मौजू भी यही था कि तालिबान के साथ मिलकर काम करना है और तालिबान को ये बावर कराना है कि जो माजी में वो गलतियां करते रहे हैं वो इस दफ़ा ना करें। गुफ्तगू करते हैं इस पर। बड़ा एमिनेंट पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में डॉक्टर ज़फ़र नवाज जसपाल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान में IR के ऊपर एक अथॉरिटी माने जाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदिल शाहज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं, अभी हाल ही में अफगानिस्तान से होकर आए हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया आदिल साहब हमें ज्वाइन करने का। नासिर खान मूसा ज़ई साहब मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, अफगानिस्तान के अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया नासिर खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों हज़रात की इजाज़त से अगर नासिर साहब से मैं आगाज़ करूँ। नासिर साहब, अब वहाँ पर हुकूमत कायम हो चुकी है और कोई जो खून रेजी एक मतलब दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी या एक जो महाजरीन का एक क्राइसिस था कि निकलेंगे और फैल जाएंगे, वो नहीं हुआ। कोई फ़र्क क्या है कि अब अबूरी हुकूमत भी कायम हुई, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, लेकिन आप कुछ कितने पुरुमीद हैं ये कैसे आगे चलाएंगे और ख़ास तौर पे दुनिया को ये बावर करेंगे कि अब ये वो वाले तालिबान नहीं हैं अफ़गानिस्तान में, ये बिल्कुल एक डिसेंट तरीके से चलना है इन्होंने। शुक्रिया रज़ा साहब। बेसिकली जिस तरह से 15 अगस्त से उनकी आमद हुई है और अभी अबूरी हुकूमत भी बन चुकी है, तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा पॉजिटिव साइन ये है कि तालिबान के टेक ओवर से कोई खुनरेजी नहीं हुई, कोई तालिबान अफगानिस्तान के अवाम ने कोई मुज़ाहिमत नहीं की, उतने अवाम ने एक्सेप्ट किया है और उनको वेलकम किया है। तो मेरे ख्याल में ये एक पॉजिटिव सेंस है कि वहाँ के जो लोकल जो अफ़गानी अवाम है उनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है और उनको वेलकम किया और एक्सेप्ट करे। और मेरे ख्याल में जो अफ़गानी अवाम है वो भी इस बात पर समझ चुके हैं कि चूँकि अफ़गानिस्तान में अगर खुनरेजी हो, लड़ाई हो, तो उसमें अफ़गान अवाम का और अफ़गानियों का वो नुकसान है। तो मेरे ख्याल में दुनिया को भी चाहिए, आलमी बरादरी को भी चाहिए कि वो अफगानिस्तान और अवाम के उनका वो कदर करे। और इस दफ़ा चूँकि तालिबान से दुनिया को ये खदशा था कि वो अफगानिस्तान में कब्जा करके हुकूमत बना के वो दूसरे ममालिक के लिए, दुनिया के लिए उनकी दहशतगर्दी और टेररिस्ट कैंप बन जाएंगे और उनको ख़तरा है कि वो उन ममालिक को दहशतगर्दों से ख़तरा है। तो इस दफ़ा जो कि पिछली गवर्नमेंट में जो 90 के दौर में तालिबान ने हुकूमत की, वो इस दफ़ा वो ये अश्योर कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हमने उससे सीखा है, माजी से सीखा है और वो नहीं होगा कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दूसरे ममालिक के लिए होगा। तो और मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में अमन तभी आएगा। और मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है उन चंद ममालिक में से जिन्होंने माजी में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया।
सो एज अ गुड विल जेस्चर अपने आप को मनवाने के लिए, पाकिस्तान को बावर कराने की, असूलन तो ये होना चाहिए कि तालिबान जो TTP के दहशतगर्द वहाँ छुपे हैं और बड़ी घिनौनी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं पाकिस्तान में, उनको हवाले करें पाकिस्तान के, ताकि राह हमवार हो रिकग्निशन की। अफगानिस्तान तालिबान के लिए जो मेरे ख्याल में एक टेस्ट केस है और एक चैलेंज भी है अफगान तालिबान के लिए भी, कि वो ये बावर करे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो रीजनल ममालिक है और खुसूसन जो हमसाया ममालिक है, उनको ये बावर करा दे कि उनके मुल्क अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए यूज़ नहीं होगा। क्योंकि अगर डेफिनेटली ईरान को भी खदशात है, पाकिस्तान को भी, हमारे जो TTP वहाँ पे है, और अफगानिस्तान जो TTP को जो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी इसलिए कर रहे थे कि वो अफगानिस्तान में एक टेररिस्ट कैंप बनाना चाहते थे और वो TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज के लिए और हमारे उसको नुकसान के लिए वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में सब ममालिक की, चूंकि पहले भी जो 9/11 के बाद भी जो अमेरिका ने और दुनिया ने मिलकर वो इसी बात पे, चूंकि वो इस बहाने पे आए थे। नासिर साहब, मैं वापस आपकी जानिब आता हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा की डॉक्टर साहब को मैं शामिल गुफ्तगू कर लूँ। जी, मैं वापस आपकी जानिब आता हूँ। डॉक्टर साहब, एक ये जो आर्गूमेंट आ रहा है कि जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, होनी चाहिए थी, यूरोपियन यूनियन ने भी कहा भी, तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट क्या चीज़ है? अगर जब तालिबान हुकूमत में नहीं थे और मतलब एक उनकी ताकत थी, कायम थी, तो अशरफ गनी या करज़ई हुकूमत ने तो कभी उनको दावत नहीं दी कि आए जी हमारे साथ बैठ के हुकूमत साजी करें। सो तालिबान ने जब पावर करा दिया, उन्होंने प्रूव कर दिया और कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान को, फिर ये प्रेशर डालना कुछ समझ नहीं आती। देखिए, एक चीज़ तो है कि ये तमाम जो हम एनालिस्ट हैं बैठे हुए, आर्म चेयर एनालिस्ट, हम रियलिटी से दूर हैं। दूसरी तरफ EU, अमेरिका या नेटो कह लें, और अमेरिका सारे EU के मेंबर्स हैं नेटो के, दे मिस द बोट। उस वक्त जिस वक्त 20 अप्रैल या 2020 फरवरी में जब एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके बाद स्पेस थी एक पूरा साल कि वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाती, ठीक, कि उसमें वो निगोशिएटेड टेबल पे ले आते, उनकी फोर्सेस यहाँ पे थी, एक माहौल बन सकता था। तालिबान ने भी उस वक्त हमें इम्प्रेशन यही नज़र आ रहा था कि एक विलिंगनेस शो की हुई थी। एंड तक उन्होंने विलिंगनेस शो की हुई थी कि आप माइनस करें गनी प्रेसिडेंट को और आगे मूव करें। जब ये चीज़ें हुई नहीं और अब्रप्टली उनको रेजिस्टेंस भी नहीं हुई और 15 अगस्त को उन्होंने काबुल को फतह भी कर लिया, आप एक फातह गए ऑर्गेनाइजेशन से कहें या इंसर्जेंट से कहें या जो भी कहें मूवमेंट से, ये किस तरह की एक्सपेक्टेशन EU कर रहा है कि जी डिक्टेट कर रहा है कि आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट करें। उसके बाद बाकी लोग भी ये कह रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक 20 साल की रेजिस्टेंस के बाद वो पावर में आए, जो भी उनके माहौल बना पावर में आने का, उसके ऊपर हम डिबेट नहीं कर रहे। जब वो पावर में आए, वो अपने लोगों को अकोमोडेट करेंगे कि यहाँ वो पुराना वो करेंगे जिनके खिलाफ वो लड़ते रहे हैं। फिर आप ये क्यों भूल रहे हैं कि उनकी एक फाइटिंग फोर्स है जिसकी बिना पे वो आए हैं। तो ये जो पॉलिटिकल फोर्स है या पॉलिटिकल चेहरे है, वो उनको अनाय नहीं कर सकते। तो ये एक रियलिटी है। दूसरी रियलिटी ये है, जो अफगानिस्तान के नेबर्स हैं जो तालिबान के लिए मैटर करते हैं, इस वक्त चाइना सबसे बड़ा मैटर करता है। उनको उन्होंने इंश्योरेंसेस दी है कि ये जो ईस्टर्न तुर्कस्तान इस्लामिक मूवमेंट है उसको हम कंट्रोल करेंगे। इसी तरह रशिया को उन्होंने दी है कि जी कि हम चेचन्स को यहाँ पे यूज़ नहीं करने देंगे। इसी तरह उज़्बेकिस्तान को वो दे रहे हैं कि इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान को हम नहीं करेंगे, कंट्रोल करने। इसी तरह पाकिस्तान को इंश्योरेंसेस दे रहे हैं। इसी तरह ईरान को दे रहे हैं कि जो जैश अदल है वो यहाँ से नहीं करेंगी। अब ये उनके सोर्सेज है, मगर रियलिटी भी है कि देखिए पिछले 20 सालों से इस्लामिक स्टेट को आप एक साइड पे कर दें, ये सारे लोग मिल के फाइट करते रहे। अब उनसे ये एक्सपेक्ट करना ये अनरियलिस्टिक होगा कि खास तौर के कि वो इमीडिएटली इन सबको एलिमिनेट करना नहीं, हो ही नहीं सकता। देखिए, हमारे नेबरिंग स्टेट्स को भी इनको स्पेस प्रोवाइड करनी होगी कि ठीक है उनकी टेरिटरी यूज ना हो हमारे पे हमला करने की। अब ये भी हमें पाकिस्तानियों को भी सोचना पड़ेगा कि विद इन द स्टेट भी तो इनके स्लीपिंग सेल्स हैं। अगर कोई हमला हो जाता है तो हर चीज हम अफगानिस्तान पे या इंडिया की तरफ ना ले जाएं। वेरी राइट। ये जरा बताएं कि अब जैसे इनकी अबूरी काबीना का ऐलान हुआ, उसमें लोग हैं कि जिनको US ने डेजिग्नेट किया हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा ने डेजिग्नेट किया हुआ है। सो ये एक बड़ा मुश्किल सा मरहला नजर आता है कि नहीं, तो ये सारे जब अवाम US डेजिग्नेट कर रहा था तो वो US तो फेल हो गया वहाँ। ठीक, तो यहाँ जिनको उस वक्त एलिमिनेट कर देता, इनके साथ निगोशिएट करके गया US।
देखें जिस दिन पहले जून 2014 में जब इनके स्वैप ऑफ प्रिजनर हुआ तो उन्होंने तालिबान को डिफेक्टिव फोर्स मान लिया। सही। जब उन्होंने तालिबान के साथ एग्रीमेंट साइन किया तो उस एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि जिनको यूएन ने डेजिग्नेशन एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर किया या आपकी उनकी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है ना, वो तो हमेशा इनको नेगेटिव। देखे तालिबान को वो खत्म नहीं कर सके, उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। जब एग्रीमेंट साइन किया तो ये हमारे एवं न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग है कि जिनको आप टेररिस्ट वो कह रहे थे वो खत्म हो गए। देखिए दो चीजें होती हैं, जिसको आज आप टेररिस्ट कह रहे हैं कल वही फ्रीडम फाइटर होता है। True. ये पर्सपेक्टिव्स हैं। True. अगर ये तालिबान हार जाते, काबुल फतह ना होता, सिविल वॉर ना होती, फिर तो ये सारे एलिगेशन सारी बातें दोस्त रहे। जब वो जीत गए हैं तो विक्ट्री एज इट्स ओन जो एग्रीमेंट था उसने खुद एक लेजिटिमेसी ड्रॉ कर दी ना। बिल्कुल। और वैसे भी जो जीता होता है उसकी अपनी डायमेंशंस होती है। ये कहना कि जी कि आप अब कैबिनेट बनाए, किस बेस पे आप कह रहे हैं? सिर्फ ये कहेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन। एक मैं आपको बात क्लियर क्विकली सर, पाकिस्तान भी इंक्लूसिव की बहुत ज्यादा नारे लगा रहा है, बाकी हमें भी रियलिटीज को देखना चाहिए। ठीक है, तालिबान को एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से अवॉइड करने के लिए इकोनॉमिक असिस्टेंस चाहिए, वो उनको मिल जानी है चाइना की तरफ से। ठीक। तो इसलिए ये इनको इस तरह की डिक्टेशन देने से बेहतर है लेट देम टू मूव अहेड। बिल्कुल ठीक। आदिल शाहज़ेब साहब, आपसे सवाल है मेरा, लेकिन पहले मैं ताहिर खान साहब को इंट्रोड्यूस करवा दूं। उन्होंने काबुल से मैं ज्वाइन किया स्काइप पे। ताहिर खान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी आदिल शाहज़ेब साहब, अभी आप आए अफगानिस्तान का विज़िट करके, और एक जो पिछले 20 सालों में अफगान अवाम की एक ब्रेन वॉशिंग की, वहाँ एक नैरेटिव चलाया गया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की गई। वो लोग जो मतलब कई सालों से पाकिस्तान में रह रहे थे, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, शादियाँ यहाँ पे हुई, वो लोग भी पाकिस्तान के बारे में बड़े समटाइम्स ऐसे रिमार्क्स पास करते हैं जो कि हमें बुरे लगते हैं कि हमने मेहमान नवाजी भी की। सो ये आप समझते हैं कि तालिबान के आने के बाद वो जो फ़िज़ा बन गई थी एंटी पाकिस्तान अर्बन एरियाज़ में अफगानिस्तान के, वो कुछ कम होगी? देखिए ये एक ऐसा सवाल है कि जिस पे 2-3 घंटे हम डिबेट कर सकते हैं। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी ऐसी सिचुएशन है कि हम इस्लामाबाद में अपने ड्राइंग रूम में बैठ के तो कह देते हैं कि जी वहाँ पे एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट ज़्यादा है, उसको समझने की ज़रूरत है। इस वक्त जो जलालाबाद और काबुल की सड़कों पे मैंने देखा, और ताहिर खान साहब और मैं इकट्ठे ही थे अक्सर जगहों पे, हमारी जो तालिबान की लीडरशिप से मुलाकातें हुई या आवाम में हम गए, वो सारा देखिए इस वक्त जो तालिबान की टॉप टियर लीडरशिप है वो बदलना चाहती है। वो आइडियोलॉजी से प्रैग्मेटिज्म की तरफ सफ़र करना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम इंटरनेशनली आइसोलेटेड रह के अफगानिस्तान को गवर्न करना या चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। आप लड़ तो सकते हैं, 200 साल और लड़ लें, लेकिन जब गवर्नेंस की बात आएगी, आपको पैसे चाहिए होंगे, सरकारी इदारे हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, तनख्वाहें देनी होंगी, वो आप कहाँ से लेके आएंगे? देखिए आइसोलेशन में आप नहीं ले सकते, और उन्हें पता है कि आइसोलेशन से निकलने का वाहिद हल ये है कि आपने बेसिकली एक तो इंक्लूसिवनेस की ये जो बात हो रही थी बार बार, इस पे भी मैं आता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन आपने अपने लोगों के साथ जो आपका कॉन्डक्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि उनके आप हार्ट और माइंड को जीतें। ठीक है, इस वक्त जो तालिबान की टॉप टियर लीडरशिप है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो कह रही है, नीचे फुट सोल्जर या रैंक एंड फाइल में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती हमें कम से कम नहीं नजर आई। आप ताहिर खान साहब बैठे हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक, उसकी वजह से जो वहाँ के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि यार इनको थोड़ा सा चेंज होना होगा, तालिबान को थोड़ा सा सिविलाइज्ड मैनर में हमसे डील करना होगा। ये एक चैलेंज मौजूद है। दूसरी जो इंक्लूसिवनेस की बात है ना, मैं 1 मिनट अगर आपको रोकूं, ताहिर साहब खान साहब के वक्त कम है, उनसे सवाल करके फिर आपकी जानिब इसको मुकम्मल कर दें। ताहिर खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जरा काबुल का थोड़ा सा हाल बताइए। इस वक्त हुकूमत, अबूरी हुकूमत कायम हो गई है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा सिचुएशन वहाँ की, आप वहाँ पे मौजूद हैं। काबुल की तो आज जो मैंने सुना है, इनकी काबीना का एक गैर रस्मी नशिस्त भी आज हुई है, और हुकूमत के जो सरबराह है मुल्ला हसन वो काबुल में मौजूद हैं। उन्होंने भी अपने लोगों से मुशावरत की है, लेकिन अभी वो एक पूरा निज़ाम नहीं बना है, क्योंकि ये वज़ीर तो होंगे सरपरस्त अपने वजारत के, लेकिन जो कुछ वजारतों में तो अफसरान है जो पहले से अफसरान है। मसलन अभी हम आए हैं, यहाँ एक पीस मिनिस्ट्री है, तो वहाँ हम गए थे, वहाँ एक प्रोग्राम था, तो एक वहाँ जो पहले से एक कारकुन था, बल्कि वो फोटोग्राफर था, तो वो मेरे साथ बैठ गया, तो उन्होंने कहा कि अक्सर अफसरान नहीं आ रहे जो रूटीन के थे। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता
जब इनकी पॉलिसी अनाउंस होगी, उसका ऐलान होगा, तो नाज़रीन, यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। आपको बताएं कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास हुआ है। इस हवाले से आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास हुआ है। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर दाखिला और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी इसमें मौजूद थे। नेशनल कमांड अथॉरिटी का पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक असासों की जामे सिक्योरिटी के इक़दाम पर इजहार एतमाद। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ज़िम्मेदार जौहरी रियासत है, नेशनल कमांड अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है, जबकि जौहरी सलामती के हवाले से इसमें मजीद बात भी की गई। इजलास स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के हेडक्वार्टर्स में हुआ है। आपको एक बार फिर से आगाह करते चलें कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ है। इजलास स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के हेडक्वार्टर्स में हुआ। नेशनल कमांड अथॉरिटी का स्ट्रेटेजिक सलाहियतों की तैयारी पर इत्मीनान का इजहार। नेशनल कमांड अथॉरिटी ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के आला मयार की तरबियत और ऑपरेशनल तैयारियों को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का 25वां इजलास इसके हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रियाज बरकी। उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम। बरकी साहब, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो 25वां इजलास है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न के हेडक्वार्टर्स में हुआ है। इजलास में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर दाखिला के अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और DGISI ने शिरकत की। इजलास ने जो है कमांड एंड कंट्रोल जो सिस्टम है पाकिस्तान का, उस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। इसके इजलास में जो है मुल्क के जो स्ट्रेटेजिक असासों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अब तक जो इकदाम किए गए हैं उन पर भी इत्मीनान का इजहार किया है। इजलास में ये इस बात को नोट किया गया है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी मुल्क की हैसियत से आलमी सतह पर जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए और इसके अलावा जो जौहरी अदम फैलाव के लिए आलमी सतह पर जो कोशिशें हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान जो है अपना किरदार एक ज़िम्मेदार एटमी रियासत की हैसियत से अदा करता रहेगा। इसके अलावा ये हुआ कि इजलास को जो है नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास को खित्ते की जो बदलती हुई सूरत हाल है, कन्फ्लिक्ट के जो तनाजुर में है, उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में रिवायती और स्ट्रेटेजिक हथियारों का जो एक ज़खायर जमा किए जा रहे, ज़खायर जो लगाए जा रहे हैं, उस पर तशवीश का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि इससे खित्ता जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। ताहम ये बात भी इस बात को नोट किया गया कि पाकिस्तान असलह की दौड़ में शामिल हुए बगैर खित्ते में जो स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम है उसको बरकरार रखने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करेगा। इजलास में इस बात का भी अयदा किया गया कि पाकिस्तान कम से कम जो दिफाई सलाहियत है उसको हर सूरत बरकरार रखने की जो पॉलिसी है उस पर गामजन रहेगा, यानी कम से कम जो दिफाई सलाहियत है उसको हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों की तैयारी उस पर इत्मीनान का इजहार किया गया और स्ट्रेटेजिक जो फोर्सेस हैं उनके जो ट्रेनिंग का मयार है और जो उनकी प्रोफेशनल तैयारियां हैं उन पर उनको जो है वो सराहा गया और उन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। जी बहुत शुक्रिया रियाज बरकी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ और इसमें आपको ये भी बताते चलें कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर इजलास में मौजूद तमाम शुरा की जानिब से एतमाद का इजहार भी किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।
वैक्सीन जी लगवा लो ना, खत्म करो कोरोना, मिलके अब सब चलो ना, बखैर आगले। जिद पे रहोगे ऐसे, सब एक होंगे कैसे, अब और बढ़ता जाएगा ये, फिर नहीं रुक पाएगा। अगर है इसको हराना, वैक्सीन है जल लगवाना, सबको है लेके जाना, बखैर आगले। या फुरकान या मरजान। आज ही हुकूमत की तस्दीक शुदा वैक्सीन अपने घर वालों को लगवाएं और सबकी सलामती का ख्याल रखें, बखैर रागले। कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। हुसैन शहीद सोहरवर्दी 8 सितंबर सन 1892 को पैदा हुए। वो पाकिस्तान के 5वें वजीर आज़म थे। सन 1953 में उन्होंने वजीर कानून की हैसियत से भी खिदमत सर अंजाम दी। उनका इंतकाल 71 बरस की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ। ख्वानदगी का आलमी दिन हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को ने सन 1966 में ख्वानदगी का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया था ताकि बैनुल अक़वामी बिरादरी को अफराद और मुआशरों के लिए ख्वानदगी की अहमियत की तरफ माइल किया जा सके। रिचर्ड अव्वल 8 सितंबर सन 1157 को पैदा हुए। सन 1189 से सन 1199 तक वो 10 साल इंग्लैंड के बादशाह रहे। उन्हें रिचर्ड द लायन हार्ट भी कहा जाता है। उनकी उम्र 41 बरस थी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात करें अफगानिस्तान की सूरत हाल पे। डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब, आदिल शाहज़ेब साहब और नासिर खान मूसाज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, आज जो वज़रा ख़ारजा का जो एक वर्चुअल इजलास हुआ, पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी की, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा कि जी अब नई सूरत हाल है और पुराना जो ओल्ड लेंस है, यानी कि जिस नज़र से दुनिया देखती थी, उसको डिस्कार्ड हमें कर देना चाहिए या करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम तालिबान को रिकग्नाइज करने की तरफ जा रहे हैं और शायद जल्दी जा रहे हैं बाकी ममालिक की निस्बत? शहजाद साहब, पाकिस्तानी हुकूमत ने रोज़ अव्वल से सोवियत यूनियन से लेकर आज तक मेरे ख्याल में हमेशा पाकिस्तान की ये कोशिश रही है कि अफ़गानिस्तान में पायदार अमन हो और वहाँ पे अवाम की खुशहाली हो और ऐसी हुकूमत हो कि ताकि सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। तो आज भी इस दफ़ा भी मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का जो किरदार रहा है इस सारे केस में, ये मिसाली किरदार है और दुनिया ने भी देख लिया कि पाकिस्तान का जो रोल है, जो खित्ते में रोल है, वो अमन के लिए है, वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप हिंदुस्तान का किरदार देखें तो उसने जब अफगानिस्तान पे अगर वो इन्वेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे वो करे तो वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो अमन लाना चाहते थे, बल्कि वो वहाँ पे अफगानिस्तान में एक टेररिस्ट कैंप बनाना चाहते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ। तो दुनिया के सामने भी अफगानिस्तान भी, हिंदुस्तान भी एक्सपोज हो गया और पाकिस्तान का जो किरदार है वो दुनिया के सामने। आज भी जो शाह महमूद कुरैशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो चीफ ममालिक के जो इलाकाई वजीर खारजा को इकट्ठा कर रहे हैं, उसका मेन मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए। अगर अमन होगा, चूंकि इस खत्ते में जो अफगानिस्तान, जो चाइना है, जो भारत है, इंडिया है, पाकिस्तान है, जो रशिया है, ये दुनिया के मेरे ख्याल में 5-6 ममालिक, अगर उनकी आबादी दुनिया के आबादी से 50% आबादी के बराबर है, तो अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो दुनिया में अमन होगा। और हम यही चाहते हैं कि 20 साल से 79 से लेकर अफगानिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की जंगें रही है, लेकिन जंग अफगानिस्तान का हल नहीं है। यही वजह है कि इस दफा तालिबान भी ये सोच रहे हैं कि जो पिछली दफा तालिबान की हुकूमत रही है, वो बेशक जो इस्लाम के नाम पे उसको इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ऐसे उनके जो तरीकाकार था वो दुनिया के लिए काबिल कबूल नहीं। लेकिन नासिर साहब, यही वजह है कि इस दफा वो कह रहे हैं कि हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। नासिर साहब, हमारी एक पॉलिसी
थी, जो इसको बार बार ऐलान भी किया गया कि अगर ताकत के ज़ोर पे टेक ओवर हुआ तो उसको हम एक्सेप्ट उस तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन अब एक रियलिटी है, तालिबान ने अपनी हुकूमत कायम कर ली है, आपको तब्दील करनी पड़ेगी सोच, अपनी पॉलिसी, तो यकीनन उस पर काम भी हो रहा होगा। आप क्या समझते हैं कि जो हमारी हुकूमत है उसको किस तरीके से इंगेज करना चाहिए कि हम करें या ना करें तस्लीम, और अगर ना भी करें तब भी इंगेज तो करना है अपने तालिबान को? शहजाद साहब, बेसिकली पाकिस्तान दुनिया से अलहदा मुल्क नहीं है, दुनिया के साथ हमें चलना होगा, और ख़ासकर जो इलाकाई और हमसाया ममालिक है उनको इत्तेमाद में लेकर अगर जो भी फैसला हम करना चाहेंगे उनको रिकॉग्निशन के हवाले से, तो मेरे ख्याल में जो हमारे इलाकाई हमसाया ममालिक है वो सारे एक बैठ कर, और ये दुनिया आलमी बरादरी को भी चाहिए कि वो अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान ने टेक ओवर किया है, ना कोई खूनरेजी हुई है, ना कोई रेजिस्टेंट आया है, तो इसका मतलब है कि वो अफगानियों के लिए एक्सेप्टेबल है, तो दुनिया को भी अपना रवैया चेंज कर देना चाहिए कि वो अफगानिस्तान का वो अखाड़ा ना बनाए और वहां पे आके उनकी जो माली और माशी है। हाँ, अगर अफगानिस्तान में तालिबान ने अगर ये उनके अमल से ये जाहिर हुआ है कि वो जो पिछली गवर्नमेंट की तरह वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जो खवातीन की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, या दुनिया को जो दुनिया जिसका खदशा है दुनिया का कि अफगानिस्तान एक दफा फिर तालिबान की हुकूमत में कोई दहशतगर्दी का अमजगान ना बने, मेरे ख्याल में ये अफगान और तालिबान डॉक्टर साहब से सवाल करूं मैं, वो दुनिया को बाहर करा दे। पॉइंट वेल टेकन। डॉक्टर साहब, पहला पत्थर कौन फेंकेगा फिर इस पे? मतलब ये एक रियलिटी तो है। अब ये भी बात होती है जी कि मिल के फैसला करें, लेकिन हर हुकूमत, हर मुल्क के अपने मफादात हैं, वो चाहे करे या ना करे, तो मिल के फैसला क्या होता है जी कि मिल के तस्लीम करेंगे, वेट करेंगे, ये क्या? देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब जो आज फॉरेन मिनिस्टर की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, 3 जो थे सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, जी बिल्कुल, उसके बाद से जो इम्प्रेशन तो ये जनरेट हुआ है कि हम सब लोग एक पेज पे हैं और हम सब की जो ख्वाहिशें हैं वो भी बड़ी आइडेंटिकल है, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या है तालिबान के अलावा? ये जो कह देना कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे या करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आती। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, पावर पॉलिटिक्स में ये रियलिटीज चलती हैं। ये जो बातें हैं ना, नॉर्म्स की, वैल्यूज की, ह्यूमन राइट्स की, वुमेन्स राइट्स की, ये सब बातें जो है ये ठीक है, अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकली इनका कोई असर नहीं होता। क्या चाहे कश्मीर में जो राइट्स वायलेट हो रहे हैं, दुनिया उसको, मोदी को एक्सेप्ट नहीं की बैठी। मोदी भी, हिंदुत्व जो है वो क्या तालिबान से कम रेडिकलाइज है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये रियलिटीज है। उसको अगर यही मोदी, जिसको बुचर ऑफ गुजराती मुस्लिम्स कहते थे, और उसके बाद उसको हाईएस्ट अवार्ड्स मिले, पूरी दुनिया उसको हक कर रही है, इसी तरह तालिबान भी है। फर्क इतना है कि तालिबान हमें क्रूड नजर आ रहे हैं, हमें एक फाइटर 20 साल उन्होंने सरवाइव किया है माइटी पावर के साथ। ये रियलिटी है, मुझे पसंद हो या ना हो। ये कहना कि जी कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट वो अपनी बनाएगी। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज जब गवर्नमेंट्स बनाती हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में, क्या वो माइनॉरिटीज को इन लेती है? उसी वक्त लेती है जब जरूरत होती है। तो तालिबान, ये जो एक प्रोसेस है रियलिटी से, उसके साथ चलना होगा। दूसरी चीज ये कि मैंने पहले भी अर्ज किया, पाकिस्तान को इस इंक्लूसिव जो है ठीक है, अच्छा लगता है, अमेरिका उसको सेल कर सकते हैं, इससे आगे मूव करना पड़ेगा। आप तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करते, इंडिया कर लेता है, तरीका तालिबान को दोबारा वहां पे आपने इमर्ज करना है, अब हमें आगे चलना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है आप कर चुके हैं। जब आप उनसे निगोशिएट कर रहे हैं, वो भी इंटीरियम गवर्नमेंट कर रहे हैं, अनाकी खत्म करने की तरफ जा रहे हैं, आपकी वही ख्वाहिश है, आपने रिकॉग्नाइज उनको कर लिया, और क्या करना है? जिस वक्त चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने मुल्ला ब्रदर को रिसीव किया तो रिकग्निशन तो हो गई, और कौन सी लिख के आपने रिकग्निशन देनी है? ये मुझे समझ नहीं आ रही जिस तरह की बात है। ये एक डिप्लोमेटिक एक वेंचर्स है, एक डिबेट है, रियलिटी जो है वो ही है, उसको आप रिकग्नाइज कर चुके हैं, आप करेंगे, आपने करना है, नहीं करेंगे तो आप डिसएडवांटेज में। ठीक ठीक, आदिल साहब, योर टेक ऑन दिस। देखिए, मैं इस पे ये समझता हूँ कि एक तो हमारी कुछ रेड लाइंस होनी चाहिए तालिबान के लिए कि जी अगर ये आपने ना किया तो हम आपको रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते। एक तो मैं इस पे बिलीव नहीं करता कि जी अब इंटरनेशनल आलमी ममालिक अगर आपको करेंगे रिकग्नाइज़, तो हमें 1996 वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए। अगर तो हमारी रेड लाइंस वो क्रॉस नहीं होती, और उसमें सबसे पहला मैं ये कहूँगा TTP।
ठीक। उसकी वजह यह है कि टीटीपी का जो 5,500 फाइटर अफगानिस्तान में, और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है, अभी जुलाई में आई थी कि वहाँ पे बिटवीन 3 and 5,500 टीटीपी का फाइटर जो है वो इनके साथ गनी के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ वो लड़ा है। ठीक। वो फाइटर इस वक्त कहाँ है? वो 5,500 बंदा का है। एक तो उनसे इस चीज़ का जवाब लें कि क्या वो आपके रैंक एंड फाइल में शामिल होकर आपका हाथ बटा रहा है? क्योंकि देखिए हमारी तो अपनी सेंसिटिविटीज़ है ना। अभी भी आप जो ये नंगरहार इस तरफ आपका तीरा है, खैबर एजेंसी, नंगरहार में इस वक्त आईसिस रीग्रुप हो रही है खुरासानी, साथ में लश्कर इस्लाम रीग्रुप हो रही है, तहरीक तालिबान रीग्रुप हो रही है अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक। मैं भी वहाँ से भी तीरा बॉर्डर से भी होकर आया हूँ। दूसरी तरफ आप अगर बाजावड़ एजेंसी में जाएं, उस पार आपके जो कूनड़ का बॉर्डर है, वहाँ से आपको पता है जवानों पे ये जो हम सुनते हैं ना कि 2 जवान शहीद हो गए, 3 हो गए, ये स्नाइपर अटैक्स हो रहे हैं। वहाँ से वो हाइट्स पे हैं, वहाँ वो बैठ के सीधा सीधा आपको मार रहे हैं। ठीक है, कोयटा में जो हो रहा है सारा, वो इधर आके अटैक करके वापस चले जाते हैं। ये हमारी रेड लाइन होनी चाहिए। ये अगर वो एड्रेस कर देते हैं तो वेल एंड गुड, बिल्कुल जाएं आप, अल्लाह खैर सलाह। क्योंकि आप देखें ना, आप हमें रिकॉग्नाइज करने में रह क्या गया, दुनिया हमें तालिबान के साथ लेकिन अभी जोड़ती ताहिर है। खान साहब ठीक है, जो बात कर रहे थे कि, और हाँ। आपने खुद भी कहा कि बड़ा डाइवर्स किस्म का मुल्क है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिन्होंने मिल के अशरफ गनी हुकूमत या फॉरेन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के खिलाफ जिन्होंने कार्रवाई की, तो अब उनके लिए क्या ये आसान है कि वो पाकिस्तान अगर कहता है कि जी टीटीपी को आप हमारे हवाले करें, तो उनके लिए आसान है कि जो लोग उनके साथ लड़ते रहे उनको कहें जी जाएं आप वापस? उनके लिए जो 2-3 मेन चैलेंजेस है ना, एक तो ये है कि वो अपने आप को जो कह रहे हैं हम तब्दील हो गए हैं, वो अमल में वो शो करें। वो नहीं शो कर सके अभी तक। उनका जो रैंक एंड फाइल है वो उधर ही फंसा हुआ है, और इन्होंने जो आपकी जो गवर्नमेंट अनाउंस की है उससे भी वही रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। देखें 70-80% वही लोग हैं जो 20 साल में लड़ते रहे हैं। आपने बाकी जो एथनिसिटीज़ हैं तालिबान की, उनको शामिल नहीं किया, डिफरेंट ग्रुप्स को आपने जगह नहीं दी, ऊपर वही लोग आके हावी हो गए। ये इन्होंने अपने रैंक एंड फाइल को मुतमईन करने के लिए किया। दूसरा एक बड़ा जो चैलेंज है वो दाइश है। दाइश 2-3 हमले कर चुकी है। अगर इनका रैंक एंड फाइल में नीचे जो सोल्जर है, अगर वो नाराज हो जाता है, अगर तालिबान अपनी आइडियोलॉजी से हट जाते हैं, तो डिफेक्शन होगी दाइश की तरफ। ठीक है, और टीटीपी पे भी अगर ज्यादा प्रेशर डालेंगे अफगान तालिबान, वो भी दाइश की तरफ जा सकते हैं। ये चैलेंजेस इनके लिए हैं, लेकिन ये हमारे चैलेंजेस नहीं है। हमें बड़ा क्लियर कट होना चाहिए कि हम अफगान तालिबान से क्या चाहते हैं। क्योंकि देखें जितना फैसिलिटेट पाकिस्तान कर चुका है अफगान तालिबान को, या अमेरिका के लिए अफगान तालिबान को हम टेबल पे लेके आए, पीस वो मुआहदा सारा हमने करवाया, जी अफगान तालिबान अमल नहीं कर रहे, उनको फिर अमल उस पर करवाया। तो इतना सब कुछ अगर हम अफगान तालिबान को डिलीवर कर चुके हैं, तो इट्स अबाउट टाइम उनको भी ये शो करना चाहिए। ठीक, डॉक्टर साहब आपको सेटिस्फाई नहीं नजर आ रहे? मुझे कोई इतराज नहीं, बिल्कुल जो डिमांड्स कह रहे हैं ये ठीक है। मगर देखिए अभी इन्होंने खुद फरमाया कि डिफेक्शंस हो रही हैं। इस्लामिक स्टेट खुरासान जिसको आप कह रहे हैं, उसमें अगर आप उसका देखें तो उसमें जो लोग रैंक एंड फाइल्स में जा रहे हैं वो वही हैं जो तरीके तालिबान को छोड़ कर उधर जा चुके हैं, और अब जाएंगे। वो भी हैं जो तरीके तालिबान अफगानिस्तान को छोड़ के भी उसको ज्वाइन कर चुके हैं। अब वो जो एक एलिमेंट है उसको तरीके तालिबान जो है या तालिबान गवर्नमेंट है वो क्रश तो हम डिमांड हमारी है, मगर अगर हम अपने बॉर्डर को खुद मैनेज नहीं करेंगे हम उनसे ना एक्सपेक्ट करें। सर बॉर्डर मैं बिल्कुल इस पे क्लियर हूं कि अगर आपने 2600 किलोमीटर की फेंसिंग हो चुकी है, और इससे ज्यादा बॉर्डर एक बात जो है ना, जो देखिए आपने अपने इंटरनल खुद मैटर करने हैं, एब्सोल्युटली राइट। बाकी आप उनसे डिमांड जरूर करें, मगर ये एक्सपेक्टेशन करना कि वो इनको क्रश कर देंगे मुश्किल। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मैं नासिर साहब आपकी जानिब आता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब एक पॉइंट ये है कि जब तालिबान ये एश्योरेंस देते हैं, दुनिया भर में बताते हैं कि जी हमारी सरजमीन दहशतगर्दी ये इस्तेमाल नहीं होगी, अच्छा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, तो हमारे ख्याल में अगर कोई दहशतगर्द वहाँ पे आज़ादी से सांस ले रहा है, एक बड़े गलत क्राइम में मुलव्वस है किसी दूसरे मुल्क में, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये भी एक असिस्टेंस है, हम करेंगे, हम डिमांड भी करेंगे, और वो हमें एक एश्योरेंस भी दे रहे हैं जी। ये देखिए ये बिल्कुल दुरुस्त है, वो भी करेंगे, मगर प्रैक्टिकली उनकी कितनी कैपेसिटी है ये दैट इज अनदर डिबेट। बिल्कुल ठीक। नासिर साहब प्रैक्टिकल कितनी कैपेसिटी है, और पाकिस्तान ने यकीनन ये बात तो करनी है कि जो हमारे आर्म फोर्सेस पे, हमारे सिविलियंस पे अटैक करते रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं,
सो उनकी हवालगी किस तरीके से होगी, क्या करना चाहिए, और ये क्या आप समझते हैं कि बड़ा कोई कठिन मरहला होगा तालिबान के लिए उन लोगों को हवाले करना, क्योंकि वो तो रिकग्नाइज दहशतगर्द हैं कि जो पाकिस्तान सबूत के साथ बार बार अशरफ गनी हुकूमत को भी कहता रहा है, और अब तालिबान की गवर्नमेंट आई है और वो ये कह रहे हैं कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। तो सरजमीन इस्तेमाल ना होने का मतलब तो ये भी है कि किसी भी दहशतगर्द को वहां छुपने की जगह भी ना हो। नासिर साहब। बिल्कुल शहजाद साहब, यही हम कह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे हमें अमल करना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। तालिबान दुनिया को एश्योरेंस दी है कि अपने मुल्क को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता हमने जल्दी में उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है तो हिंदुस्तान इस ताक में बैठा हुआ है कि वो जो हमारे अफगानियों के अंदर जो नेगेटिव सेंटिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ है वो भी हिंदुस्तान की वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान अफगानियों को ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, जो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जंग जदल हो रहा है, वो पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। और ये जो आपकी जमीन को एक जंग का वो समान बना हुआ है, सेंसिटिव सा एक मैटर है। डॉक्टर साहब ने बड़ा एक अहम पॉइंट उठाया था, आप ही से सवाल है नाज़िर साहब, आप ही से सवाल है, आपसे सवाल कर रहा हूं कि डॉक्टर साहब ने जो बात की थी कि अगर भारत पहले रिकॉग्नाइज कर लेता है फिर तो बड़ा एक आपको बड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। भारत देखिए अगर भारत रिकॉग्नाइज करे तो हमें कोई गिला नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अफगान तालिबान को भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है कि इसमें जो अहम किरदार अदा कर रहे हैं अमन के लिए और अफगानिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए, तो वो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारों का कमाल है। लेकिन हिंदुस्तान कभी भी अफगानिस्तान में अमन और पायदारी के लिए कभी किरदार अदा नहीं करेगा, क्योंकि उनकी वहां के अमन में नुकसान है। वो चाहते हैं कि वहां पे बदअमनी हो ताकि पाकिस्तान डिस्टर्ब हो। अफगानिस्तान कभी हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान उसमें अमन के लिए वो कोशिश नहीं करेगा। और अगर खुदा न ख्वास्ता अगर हमने उसको रिकॉग्नाइज किया और तालिबान से कोई वो जो एश्योरेंस दुनिया को दी है और वो उसमें पूरा ना उतरे, तो हिंदुस्तान हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करे इंटरनेशनली कि हम कह रहे थे कि ये जो कुछ हो रहा है, जो वहां पे दहशतगर्दी और टेररिस्ट बढ़ रहे हैं और दुनिया पे हमले कर रहे हैं या सिक्योर नहीं दुनिया, तो उसके पीछे पाकिस्तान है। तो हमारे लिए खुद एक मुसीबत में पाकिस्तान पड़ सकता है। तो खुदारा हम अभी जितनी भी अगर हमारी इलाकाई है या जो हमसाए हैं उनके साथ मिलकर हमें एक फैसला करना होगा रिकॉग्निशन का। और जो भी हम चाहते हैं पाकिस्तान की अफगानिस्तान में अमन, पाकिस्तान की अमन से रिलेटेड है। हम कभी भी पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा या पाकिस्तानी हुकूमत या हमारे इदारे के अफगानिस्तान में बदअमनी हो। चलें मैं जरा आदिल साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। नाज़िर साहब, आदिल साहब से एक व्यू ले लूं मैं। वो हमने पे की, वेरी राइट चाहते हैं कि ठीक आदिल साहब, ये आज लिंडसे ग्राहम की आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी यकीनन। वो कहते हैं कि जी अगर वो सूरत हाल हुई तो दोबारा भी आ सकते हैं। तो ये मीन कि अमेरिका जो है वो मतलब इट्स गॉन फॉर गुड, या ये वो समझते हैं कि 100 सालों तक वो सोचेंगे भी नहीं इस तरफ आने का। और उसमें मैं फिर इस पे आऊँगा कि बहुत सारे साहिबान यहाँ पे हमारे ड्राइंग रूमों में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के, मेरा ख्याल है कभी वो 20 अगर गए भी होंगे काबुल तो 20-30 सालों में नहीं गए होंगे। वहाँ की जो सिचुएशन है ग्राउंड, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अमेरिका ह्यूमिलेट हो गया है, अमेरिका को शिकस्त। देखिए अमेरिका अभी भी सुपर पावर है, वेदर और नॉट हम उसको माने या ना माने, उन्होंने अपने आप को रीपोजिशन कर लिया है इस वक्त। वो आपका जितने भी यहाँ पे देखें स्ट्रेटेजिक वैक्यूम जो अफगानिस्तान में पैदा हुआ है ना, वो उसको फिल करना है एक्सट्रीम एलिमेंट्स ने, चाहे वो दाइश हो, चाहे वो खुरासानी ग्रुप हो, या लेफ्ट हो या राइट हो, या टीटीपी हो, या डिफेक्शंस हो, जो भी हो, उन प्रॉक्सीज को अमेरिका इस वक्त बेटर पोजीशन में है उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। उनकी फंडिंग भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। रशिया को वहाँ से वो कंट्रोल कर सकते हैं, चाइना को वो वहाँ से डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, ईरान को कर सकते हैं, पाकिस्तान को कर सकते हैं। तो एक तो ये सिचुएशन होगी। दूसरा, एक दूसरी मिथ है वो ये कि जी हमें रीजनल ममालिक के साथ मिलकर करना चाहिए। देखें वो मिथ बस्ट हो चुकी है। कल जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट आई है पंशेर, जी बिल्कुल, वो आपने देख ली होगी। तो कहाँ गया वो रीजनल? हमें तो ये बताया गया था कि जी ईरान भी होगा और चीन भी होगा, रूस भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, हम साथ में इकट्ठे मिलकर कर लेंगे। वो तो देखिए, दूसरा इसके अलावा चाइना, रशिया, पाकिस्तान, हमने ही वो जो समिट एक हुआ था, ट्राई लिटरल था, को उसमें एक
क्या कहते हैं मुआहदा एक साइन हुआ था कि इस्लामी इमारात को तस्लीम नहीं किया जाएगा, डाउन द बिन उन्होंने ऐलान कर दिया है। कहाँ किया, किसने अपोज किया? रशिया ने किया, चाइना ने, या पाकिस्तान खुद उसको करेगा? तो आई थिंक रीजन, अगर हम साथ लेके चलें रीजन को, अच्छी बात है, लेकिन हमें अपना सोचना चाहिए। अच्छा, और ये इस जो वक्त हमें तालिबान और इस वक्त मैं फिर इस पॉइंट पे आऊंगा कि तालिबान की रिकग्निशन से हम जो गेन करें ना करें उसको साइड पे रखें। वेरी फाइनल टीटीपी डॉक्टर साहब वेरी क्विकली लास्ट 1 मिनट के ये जो इंसर्जेंसीज की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं तालिबान में वो कैपेसिटी है, फुट सोल्जर्स हैं कि इन्हें कंट्रोल कर सकें? वो देखिए, assurance पहली दे रहे हैं बात ना वो तो। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अमेरिकन की स्ट्रेटजी चेंज हो चुकी है। वो फुट ऑन द ग्राउंड्स नहीं आएंगे, वो सिर्फ अब ड्रोन्स या मिसाइल से आएंगे। They will be having a simple strategy to punish, not to conquer. ठीक ठीक Regardless of collateral damage. रिगार्डलेस कोई भी। तो इसलिए वो जो सेनेटर ने स्टेटमेंट दी है वो भी बड़ी ठीक है, वो 100 साल तक तो नहीं आएंगे, बट दे हैव अ कैपेसिटी टू स्ट्राइक और डिस्ट्रॉय देयर एंड पनिश देम, जो पहले भी उन्होंने किया। ठीक दूसरी तरफ जो आप ये कह रहे हैं कि जी रीजन में जो इस्लामिक अमारत जो है सबसे पहले अपोज किया था ईरान ने, मगर ईरान ने वो टर्म अब यूज करने लग पड़ा है। बिल्कुल तो इसलिए ईरान की तरफ से ज्यादा भी नहीं, बाकी बिल्कुल दुरुस्त है, हमें टीटीपी पे फोकस करना चाहिए, अपने बॉर्डर पे करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट पे करना चाहिए। अगर कोई रीजन में हमारे साथ चलता है ठीक है, नहीं चलता तो मेरा ख्याल है हम यही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आदिल शाहजेब साहब, नासिर खान मूसाज़ई साहब, आप हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।